देखिए आज हम पढ़ेंगे बहुपद के जितना भी सारे कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो कोई भी बहुपद में क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुपद में समझेंगे कि बहुपद क्या है। जितना भी एकरा में जितना सारा कॉन्सेप्ट होगा उसको क्लियर कर देंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, तब सारे क्वेश्चन बनना शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए तो बहुपद है, बहुपद आगे जान लेते हैं नॉर्मली कि बहुपद क्या है। ठीक है, तो बहुपद जो होता है चर एवं अचर संख्या यानी नंबर, चर एवं अचर संख्या यानी नंबर के समूह को बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें हम समझ लेते आगे कि चर का होता है और अचर का होता है। ठीक है, तो चर एवं अचर संख्या के समूह, समूह माने समुच्च हो गया। चर समझ लेते हैं कि चर किसको कहेंगे और अचर किसको कहेंगे। ठीक है, तो चर का मतलब होता है कि 1 2 का जो जितना भी लेटर होते हैं 1 to Z उसको हम कहते हैं चर। ठीक है, जितना ABCD के जितना भी लेटर होते हैं उसको कहेंगे चर, और जितना भी नंबर होते हैं 1 2 3 4 इसको कहेंगे अचर। यानी 1 2 इंफिनाइट जो होगा उसको कहेंगे अचर, ABCD के जितना भी लेटर होंगे उसको कहेंगे चर। तो क्लियर हो गया कि जो है चर एवं अचर संख्या के समूह को बोलेंगे बहुपद। ठीक है, अब जैसे बहुपद का जो कॉन्सेप्ट होता है इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, 2-4 क्लियर कर लेंगे उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। देखिए तो इसमें आता है पहले कि बहुपद के टाइप्स कितने होते हैं, यानी कि बहुपद के प्रकार कितने होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बहुपद के प्रकार, देखिए बहुपद जो है मेनली जो है हम इसको टाइप्स में बांट देते हैं। जैसे बहुपद होता है टाइप्स इसका होता है कि रैखिक बहुपद। ठीक है, आपने नाम सुना होगा कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और लास्ट होता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, इस प्रकार से इसमें जो है बहुपद के ये है। तो मेनली जो है 3 ही प्रकार के टाइप्स के बहुपद होंगे। इसमें मेनली हमको पढ़ना है 9th में पढ़ना है कि रैखिक बहुपद क्या है, उसके प्रॉपर्टी के बारे में विस्तृत अध्ययन। ठीक है, उसी प्रकार से द्विघात बहुपद को पढ़ेंगे हम विस्तृत अध्ययन 10th क्लास में। उसी प्रकार से त्रिघात यानी थ्री पॉलीगोनल को हम पढ़ेंगे 11th या 12th में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से रैखिक, द्विघात और त्रिघात के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम समझा देते हैं। तो देखिए बहुपद जो है मेनली हो जाएगा रैखिक, द्विघात, त्रिघात। इसके बारे में प्रॉपर्टी जानेंगे तब पता चलेगा कि रैखिक किसको कब कैसा स्थिति में होगा। ठीक है, तो रैखिक का इसका पूछता है कि रैखिक का मानक पूछता है। ठीक है, रैखिक का मानक या इसको कह सकता है व्यापक रूप, व्यापक रूप। तो इस प्रकार से पूछता है कि रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होगा, और चाहे पूछता है कि व्यापक रूप क्या होगा। तो रैखिक का व्यापक पूछेगा, द्विघात का व्यापक पूछेगा और त्रिघात का व्यापक या मानक रूप भी कह सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए रैखिक का जो मेन फॉर्मूला होता है व्यापक और मानक के रूप में मतलब होता है कि इसका मान कुछ होता है, मैंने ओरिजिनल मान होता है, या मैंने कहाँ से कहाँ तक होता है, इसका फॉर्म कैसा होता है, मैंने इसका रूप का होता है, उसी को कह रहा है कि इसका रूप ओरिजिनल रूप का होता है। तो ये रैखिक हो जाएगा ax प्लस बी, अभी ए बी एक्स डिस्कस करेंगे तब समझ में आएगा। ax प्लस बी होगा उसको रैखिक कहेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर ax² प्लस बी एक्स प्लस सी रहेगा तो उसको द्विघात कहेंगे, और ax³ प्लस बी एक्स प्लस सी तो हो जाएगा cx प्लस डी होगा तो उसको हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो यह जो है रैखिक बहुपद का मानक चाहे रैखिक बहुपद का व्यापक कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसको बोलेंगे कि द्विघात का व्यापक और मानक रूप कह सकते हैं। फिर उसी प्रकार से त्रिघात बहुपद का मानक या इसको व्यापक रूप कह सकते हैं। इसके बाद इसमें पूछता है कि जैसे
रैखिक बहुपद का घात कितना होता है ना। तो ये घात पूछता है, घात को ही हम शून्यक बोलते हैं, ठीक है, शून्यक कहते हैं, चाहे इसका हल भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से टाइप्स बदल के चेंज करेगा तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी कि जैसे रैखिक बहुपद का घात कितना होगा, ठीक है, तो रैखिक बहुपद का घात कितना होगा इसमें प्रॉब्लम होगा। तो रैखिक बहुपद के घात कितना होगा, चाहे पूछे रैखिक बहुपद के शून्यक कितना होगा, चाहे रैखिक बहुपद के हल कितना होगा, चाहे द्विघात बहुपद के घात, चाहे हल, चाहे शून्यक पूछ सकता है। त्रिघात के भी उसी प्रकार से हल, शून्यक, चाहे घात। तो नॉर्मली तीनों का फॉर्म जो है एक ही टाइप से होता है कि घात जितना रहेगा उतना ही शून्यक होगा, और जितना शून्यक होता है उसी को हम हल कहते हैं, ठीक है। तो रैखिक बहुपद का जो घात होता है 1 होता है, यानी कि देखिए इसका मैक्सिमम पावर यानी कि अधिक से अधिक इसका पावर कितना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका घात अधिकतम जो होता है इस पर कोई जो है पावर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो जिस पर कोई पावर नहीं दिखे तो हम शुरू से ही पहचानते हैं कि जिसे किसी का घात नहीं है तो उसको हम कहते हैं कि घात 1 है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका घात कुछ भी नहीं है तो इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से इसका पूछे कि द्विघात का अधिकतम घात कितना है, तो इसमें नॉर्मली हमको दिख रहा है कि अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो इस प्रकार से द्विघात बहुपद का घात शून्यक चाहे हल वो भी 2 हो जाएगा, ठीक है। त्रिघात बहुपद का पूछेगा घात अधिकतम तो 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको याद हो गया कि अगर हमको घात याद रहे कि रैखिक बहुपद के अधिकतम घात कितना होगा तो 1 हो जाएगा, द्विघात बहुपद के घात अधिकतम कितना होगा तो 2 हो जाएगा, त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है 3 होता है, अगर 4 घात है तो उसको 4 घात बोलेंगे, ठीक है। जितना घात रहेगा उसको उतना घात वाला बहुपद बोलते हैं, ठीक है। चाहे बोले रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है तो 1 ही होगा, और द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या के मतलब कितना होता है तो उसको 1 होगा। तो इसके बाद में हम ज्ञात करने के लिए सीखेंगे कि घात कैसे निकलेगा और शून्य कैसे निकलेगा, यानी शून्य को हम मेनली हल कहते हैं कि जैसे शून्य और हल इसको ज्ञात करने के लिए आगे हम पढ़ेंगे, इसको आगे हम डिस्कस कर लेते हैं इसको कि जो पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जिसका घात कुछ भी नहीं है तो उसको हम कहेंगे 1। तो इस प्रकार से रैखिक बहुपद का घात 1, द्विघात बहुपद का घात 2 और त्रिघात बहुपद का जो घात होगा 3 हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो बहुपद के टाइप्स हो गए, यानी कि जैसे इस प्रकार से रहेगा। देखिए अब इसमें हम बता देते हैं कि ए बी और सी डी क्या है, उसको हम बाद में बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ बोले हैं कि जैसे चर और अचर संख्या के समूह को बोलते हैं बहुपद। तो इसमें चर और अचर इसमें हमको पता भी नहीं चल रहा है, यह सब जो है ABCD का लेटर है, इस चलते इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको चर बोल देंगे, है ना। तो इस प्रकार से यह सारे चर नहीं होंगे, इसमें एग्जाम्पल के थ्रू हम ले लेंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लेंगे तो देखिए इसमें जो A B C और D सब कांस्टेंट हो जाएंगे, यानी कि निश्चित हो जाएंगे, यानी कि अचर पद हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म ले लेंगे तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं कि 2x + 3। तो इस प्रकार से देखिए अब इसको एग्जाम्पल हमको समझ में आ रहा है कि जैसे x और x के जो है आगे वाला उसको गुणांक भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं गुणांक, ठीक है। तो x का गुणांक हो गया 2 और लास्ट पॉइंट है जो 3 है उसको क्या कहेंगे अचर। तो यानी कि नंबर जो संख्या होंगे उसको कहते हैं अचर, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसको हम ले लेंगे कि एक जगह कुछ भी लेटर ले सकते हैं लेकिन हम सेम लेते हैं ताकि जो समझ में आ ज्यादा आ सके, ठीक है। तो उसको ले लेंगे 2x² प्लस इसको ले लेंगे 3x सब प्लस 5 या 4 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अचर में जितना आपको कांस्टेंट लेना है उसको ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल के थ्रू उसको हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। त्रिघात बहुपद में इसी प्रकार से हम ले सकते हैं कि जैसे 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस d, आप कुछ भी ले सकते हैं। हम समझाने के लिए इसको आगे हम इसको टॉपिक को समझाने के लिए एक और नॉर्मल सी ले ली है एग्जाम्पल के थ्रू कि ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसका हमको अगर देखेंगे तो इसको से हमको पता चल रहा है कि जैसे कि कोई भी संख्या है अगर उसको पावर अधिकतम कितना है चर का, देखिए इसमें चर जो है x होगा, आचर 2 और 3 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मेनली हम चर अचर देखते ही हम इसको बहुपद को नाम धरते हैं। और इसमें देखिए A 1 2 3 जितना भी लेटर रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, नंबर जितना रहेंगे उसको हम बोलेंगे अचर, ठीक है। और जितना ABCD के लेटर रहेंगे उसको हम बोलेंगे चर। तो यानी कि x जो है कुछ हो गया चर हो गया और यह जो है नंबर हो गया, ठीक है। तो वही हो गया चर और अचर संख्या के समूह को ही हम बहुपद बोलेंगे। यानी कि देखिए एक ही नहीं है, चर केवल नहीं है नहीं अचर है, इसमें दोनों रिलेट है यानी समूह बन गया, ठीक है।
इस प्रकार से हम बहुत सारे जा सकते हैं, लेकिन मेनली जो है इसको हमको इतना ही तक ले यूज में आने वाला है। लेकिन और सारे अगर आगे पढ़ाई के लिए इसको बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसमें घात घातांक करने में इसको जो है उपयोग फिर आ जाता है। लेकिन इसको जो है बहुत हार्ड इंजीनियरिंग टाइप के जो है इसमें जो है फिर आगे बढ़ने पड़ेंगे तो उसको समझेंगे, ठीक है। तो इसको हम मेनली समझ गए। अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि बहुपद कई टाइप्स हो गया कि नहीं, बहुपद जो है प्रकार हो गया कि रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद हो गए। अब इसके बाद में हम समझते हैं कि आखिर मेनली जो है बहुपद के फॉर्म कैसे हम देख पाएंगे कि मतलब बहुपद का फॉर्म कब होगा और कब नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम स्किप करके इसको मिटा लेते हैं, फिर उसके हम बात देखते हैं। देखिए, तो इसमें जो है देख लेंगे कि जैसे बहुपद के जो है किस टाइप से रहेगा, इसका आवश्यक शर्त जो होगा कितना होगा, उसको आगे समझ लेते हैं, ठीक है। तो मेनली जो है बहुपद के लिए 3 से 4 नोट्स को याद रख लेना है। इसके बाद जो है हम याद करवा देंगे, इसके बाद जो है हमको पहचान आ जाएगा। इसको आगे हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझा देते हैं, ठीक है। देखिए, हम इस चर अचर तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो चर होगा, देखिए चर का पावर होता है, पावर माने घात कहते हैं जिसको, ठीक है। चर का पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, नहीं न हो, लिख सकते हैं इसको नॉर्मली, न हो, ठीक है। यानी कि चर का पावर ऋणात्मक न हो। फिर इसको हम पढ़ सकते हैं कि चर, ठीक है, चर का चर रूट में ना हो, चर इसको हम रूट जिसको स्क्वायर कहते हैं, चर रूट में ना हो, ठीक है, चर रूट में ना हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि चर कभी बाटा में ना हो, ठीक है, चर कभी भी बाटा में ना हो। लास्ट पॉइंट है कि चर का देखिए देखिए चर का जो है पावर भिन्न में ना हो, ठीक है, भिन्न में ना हो। इसको हम आगे समझा देते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पावर के मतलब बता, देखिए इसको हम लिखे हैं मैक्सिमम पावर, यानी कि अधिक से अधिक पावर 2 था, तो इसको हम पावर बोलेंगे, यानी जिसका घात इसको भी कहते हैं, घात या पावर कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से चर आगे मेनली देखो चर सब में लगा है, यानी हमको रिलेट किससे करेंगे, तुलना किससे करेंगे, तो चर से करेंगे, ठीक है। चर से देखकर ही हम पहचान सकते हैं कि चर का है बहुपद है कि नहीं। तो यह 4 टर्म जो लिखे हैं, 4 टर्म अगर आपको कंफर्म याद हो जाएगा तो इसमें जो है बहुपद को हम पहचान सकते हैं कि कौन सा बहुपद या बहुपद पद होगा या नहीं बहुपद पद नहीं होगा, ठीक है। तो यानी चर का पावर जो है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, कि इसका मतलब देखिए हम कोई भी फॉर्म लिखे हैं तो इसमें जो है पावर इसका माइनस नहीं दिए, ठीक है। तो चर का पावर जो है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, यानी कि एग्जांपल के थ्रू हम 1 दे देते हैं। जब इसका एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें जो है बहुत सारा क्वेश्चन होगा, ठीक है। एक लेकर हम समझा देते हैं ताकि आपको एती हो जाए। फिर इसके बाद जो है इसमें जो अभी एग्जांपल करेंगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात विस्तृत करेंगे, ठीक है। देखिए पावर ऋणात्मक ना हो, इसका मतलब हो जाएगा कि जैसे 2x के स्क्वायर अगर माइनस हम 2 + 5x चाहे 3 इस प्रकार से ले ले, तो इसका पावर कुछ हो गया ऋणात्मक, यानी कि इसका पावर जो है माइनस में हमको नहीं लेना है। अगर जब भी हमको बहुपद में इसको पावर माइनस में दिख जाए तो वह बहुपद नहीं होगा, ठीक है। रूट का मतलब हो गया कि चर माने वही, चर का मतलब बताया अभी कि ABCD के जितना लेटर होगा उसको चर कहेंगे, ठीक है। तो चर जो है रूट में नहीं होना चाहिए, यानी कि इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि 2x² + 2√x 3, यानी इसका मतलब हो गया कि चर कौन सी है, रूट में है, यानी कि रूट में है, ठीक है। इसका कहेंगे कि जिसका रूट में रहेगा अगर चर, यानी देखिए इसको चर है रूट में रहेगा तो इसको जो है बहुपद हम नहीं कहेंगे, ठीक है। तो यह जो है रूट के अंदर नहीं रहना चाहिए, तब इसको हम बहुपद नहीं कर सकते हैं। इसको अगर बाहर भी रहेगा,
अगर चाहे इसको कैसे बोलेंगे, इसको अचर पद भी रह सकते हैं। जैसे इस प्रकार से एक और दे देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। जैसे देखिए ऐसे हम लिख सकते हैं, इस फॉर्म में जब आएगा तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, यानी अचर जो है रूट में रह सकता है, ठीक है। लेकिन चर ये न है, ये अचर हो गया तो अचर रूट में रह सकता है, लेकिन जो है चर को रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यह जो बहुपद होगा इसको ध्यान में रखना होता है, कैसे कि ढेर देखता है कि रूट में नहीं होना चाहिए, रूट देखता है तो मार देता है अचर। चर का पावर कभी भी, ठीक है, चर दो बार लिखा गया है, चर कभी भी बाटा में ना हो। यानी चर का मतलब हो गया कि ये दोनों टर्म एक ही है। जैसे देखो इसको हम लिख सकते हैं कि x² प्लस 1 बटा x माइनस 3, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो ये देखिए बाटा मैंने यानी कोई भी भिन्न में ना हो, ठीक है। बाटा मैंने कुछ हो गया भिन्न में ना हो, इसको दो टर्म लिख दिए। चलिए देखिए आगे इसको जो है देख लेंगे कि जैसे इसका जो है बाटा में ना हो यानी भिन्न में ना हो, यानी नीचे नहीं होना चाहिए, बाटा के नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर नीचे अब जिसको हम देख लेंगे वह जो है बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि बाटा में नीचे नहीं होना चाहिए। फिर उसी का बात करेंगे कि जैसे पावर जो है भिन्न में नहीं होना चाहिए, यानी कि इस प्रकार से रहेगा कि 2 के पावर 3/4, इस प्रकार से इसको पावर जो है पावर होना चाहिए लेकिन बाटा में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये पावर बाटा में हो जाएगा तब वो बहुपद का कंसेप्ट नहीं लगेगा, ठीक है, या बहुपद के नहीं होने का चांस है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लिए कि जिसका पावर ऋणात्मक न हो, यानी कि इसका पावर अगर बहुपद में रहेगा माइनस में तो उसको हम बहुपद नहीं डिनोट करेंगे, नहीं कहेंगे, ठीक है। चर जो है रूट में न हो, यानी कि चर जो है यानी एक्स वाई जेड जितना भी लेटर होंगे ABCD के वो रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अचर पद जो है रह सकता है, यानी बाटा में भी रह सकता है और रूट में भी रह सकता है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए इसको हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं कि 2x² प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2x/3। तो इस प्रकार से अचर हम बाटा में ले सकते हैं लेकिन चर को कभी नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से चर कभी भी बाटा में ना होना चाहिए, अचर जो है हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो चर जो है नहीं होना चाहिए, अचर हो सकता है, चर रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। पावर का जो है पावर देखिए चर का पावर जो है भिन्न में हो, भिन्न में न हो ना, भिन्न में न हो, भिन्न में न हो, यानी कि इस प्रकार से चर का पावर जो है भिन्न में न हो, यानी कि पावर जो होगा इसको अगर हम बाटा में ले लेंगे तो वह जो है बहुपद नहीं हो सकता है, किसी कंडीशन में नहीं होगा, ठीक है। जिस प्रकार से अगर हम मान लिया जाए कि अगर हम 2x के पावर 1/2 ले लेते हैं प्लस 3, तो इसको हम सोल्यूशन लेंगे तो इसको क्या हो जाएगा 1/2 के मतलब हो जाता है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि √x हो जाता है, ठीक है। 1/2 के मतलब हो जाता है √x, ठीक है। तो रूट हो जाएगा तब बताइए अब होगा या नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम इसको पावर जो है बटे में नहीं लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से और एक आध दो टॉपिक्स है उसको हम डिस्कस कर लेंगे, इसके बाद जो है जितना भी कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। 1 से 2 टॉपिक और है, इस पर बात कर लेते हैं। देखिए अब इसमें हम देखिए मेनली जैसे 10th के लिए हम पढ़ेंगे तो 10th में जो होता है द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना होता है, किसका, द्विघात बहुपद के बारे में। 9th में हम पढ़ेंगे रैखिक बहुपद के बारे में, जिसके जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे कि इसका जो है ग्राफ किस प्रकार से खींचते हैं, इसको बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें हम केवल पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के बारे में, ठीक है। त्रिघात बहुपद में जो है 11th और 12th में पढ़ते हैं। तो इसमें हम समझते हैं कि द्विघात बहुपद यानी कि इसका फॉर्म कुछ हो जाएगा x² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो इस प्रकार से पूछता है ये द्विघात बहुपद का हो गया, कुछ हो गया द्विघात बहुपद का फॉर्म हो गया, यानी व्यापक रूप हो गया। अब इसी के फॉर्म पर हमको विस्तृत अध्ययन करना होगा, तो इस पर हम बता देते हैं, ठीक है। जब काम आएगा तो यह तीनों काम बताते जाएंगे, लेकिन अभी मेनली बता देते हैं द्विघात वाला, ठीक है। तो इसमें जो है पूछता है गुणांक पूछता है, ठीक है। तो अब इसमें गुणांक हमको क्लियर करना होगा कि देखिए अगर हमको पूछे कि ए कौची है, ठीक है, ये क्या है, तो x² के गुणांक है, गुना के अंक को गुणांक कहेंगे, यानी कि गुना जो है फैक्टर में लगल रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे गुणांक कहेंगे, ठीक है। जैसे पूछेगा कि x का गुणांक कौची है तो x कौची में गुना है तो b में है, ठीक है।
एक्स स्क्वायर के गुणांक कौन है तो ए हो जाएगा। अचर पद यानी कि लास्ट जो कांस्टेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं अचर पद के। जैसे एग्जांपल के थ्रू ले लेते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कि 2x² प्लस 3x माइनस 4, तो इसको हम क्या कहेंगे ये वाला को बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, इसको बोल देंगे सी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि हम इसको बोलेंगे पूछ देगा कि एक्स स्क्वायर के गुणांक लिखिए, तो इसको हम क्या बोल देंगे 2 लिख देंगे, है ना। उसी प्रकार से एक्स का गुणांक कहेगा तो कुछ ले लेंगे 3 ले लेंगे। इसी प्रकार सी जो हो जाएगा तो -4 लेंगे। यहाँ पर जो है चिन्ह का भी ध्यान देंगे, यानी कि चिन्ह पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव रहेगा तो निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है साइन को भी ध्यान में रखते हुए देखना है। ठीक है, तो माइनस में था तो सी कुछ होगा माइनस होगा। ठीक है, तो इसमें पूछता है मेनली हमको कि जैसे दो घात बहुपद के लिए पूछते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद ये वाला होता है। तो द्विघात बहुपद में हम पढ़ेंगे कि जैसे देखिए द्विघात में पूछता है कि द्विघात बहुपद का शून्यक पूछता है। एक में अभी शब्द आएगा शून्यक, जब सोल्यूशन करेंगे तब पता चलेगा शून्यक और हल क्या होता है, यानी आंसर निकालना शून्यक और हल होता है। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी तो यह जो है स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और इसको धीरे धीरे प्लेटफॉर्म आएगा तब उसको हम समझ लेंगे अच्छी तरह से। देखिए, तो द्विघात बहुपद जो होगा इसका पूछता है कि शून्यकों का योग। ठीक है, कि द्विघात में पूछेगा कि शून्यकों का योग पूछेगा। ठीक है, तो अगर देखिए 2 गो शून्यक आता है, देखिए इसमें हम अभी पढ़े कि रैखिक बहुपद का हल 1 होगा, द्विघात के 2 होगा और त्रिघात का हल कितना होगा 3 होगा। तो उस प्रकार से इसका शून्यक पूछे यानी हल कितना होगा 2 होगा। तो यानी कि जिसका हल यानी आंसर जो आता है 2 गो आता है, इसमें 3 गो आएगा, इसमें 1 आएगा। तो द्विघात पढ़ रहे थे, इसमें कितना आएगा आंसर 2 आएगा। तो इस दोनों ऑप्शन को हम मान लेते हैं। देखिए पहला शून्य को अल्फा मान लेते हैं, दूसरा शून्य को बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बोले कि शून्यकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा हो जाता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर इसमें जो है नंबर को याद रखना होगा कि -b/a हो जाता है। क्या हो जाता है -b/a हो जाता है। ठीक है, तो शून्यकों का योग कहेगा, शून्यकों का योगफल कहेगा, चाहे शून्यकों का योग कहेगा। योगफल माने योग के फल हो गया, योग माने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से योग जो होगा अल्फा प्लस बीटा। तो अभी कभी कभी इस प्रकार से इतना पूछेगा, चाहे कभी कभी डायरेक्ट इस प्रकार से दे देगा। ठीक है, तो पूछेगा डायरेक्ट कि शून्यकों का योग बराबर होगा, और इस प्रकार से समीकरण दे देगा, बहुपद दे देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से शून्यकों का योग हो जाता है अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों को योग के ही कहते हैं हम अल्फा प्लस बीटा। इसका जो सूत्र हो जाता है -b/a। तो देखिए -b/a को हम और फॉर्म में बदल सकते हैं। इसको हम b आएगा कहाँ से, अब भैया बता दिए हैं कि जैसे एक्स स्क्वायर के आगे वाला गुणांक रहेगा उसको क्या कहेंगे a कहेंगे। एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहेंगे a कहेंगे। तो a कौन सी है, तो a है एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ देता है कि इसका गुणांक कितना होगा, तो इसमें समझ लीजिए। ठीक है, गुणांक, तो इस प्रकार से यह जो है a कौन सी है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, और उसी प्रकार से b क्या है, तो b जो है कौन सी है x का गुणांक है। क्या है, x का गुणांक है। ठीक है, तो इस पूछता है, तो ये माइनस तो सूत्र में लगल है, तो चलते हम इसको लिख देते हैं माइनस जो है x का गुणांक है। ठीक है, x का गुणांक। तो इस प्रकार से कंसेप्ट क्लियर हो गया। पूछे कि शून्य का योगफल चाहे शून्य का योग, तो शून्य का योगफल चाहे शून्य का योग पूछेगा तो अल्फा प्लस बीटा होता है, -b/a हो जाएगा। इसको हम कहेंगे b का उच्च होगा, तो इसके लिए हम बता दिए कि b कहाँ से आएगा, तो x के आगे वाला जो भी संख्या रहेगा उसको हम क्या कहेंगे x कहेंगे और a कहेंगे। ठीक है, और जो एक्स स्क्वायर के जो आगे होगा उसको क्या कहेंगे a कहेंगे। एक्स स्क्वायर के आगे वाला को a कहेंगे और x को आगे वाला को हम b कहेंगे। जो लास्ट में टर्म रहेगा उसको c, यहाँ पर पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, इसमें दूसरा कंसेप्ट है, पूछता है गुणनफल, यानी पूछेगा कि शून्यंको लिख देता है, शून्यंकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल जो है पूछेगा, तो इस प्रकार से देखिए यह योग है, योग माने जोड़ होता है। ठीक है, योग माने क्या होता है जोड़ हो जाता है। ठीक है,
उसी प्रकार के गुणनफल माने गुना हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा देखिए इसमें जो है दो शून्यक रहेगा, क्योंकि द्विघात बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें दो शून्यक होगा, पहला को अल्फा मानेंगे, दूसरा को बीटा मान लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से दो शून्यकों का गुणनफल पूछेगा तो डायरेक्ट पूछ देता है कि अल्फा इंटू बीटा को मान क्या होगा, ठीक है। तो पूछ देता है कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको आगे सूत्र तो याद होना चाहिए कि अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल हमको क्या लेना चाहिए, तो सी बाई ए हो जाता है। क्या हो जाता है, सी बाई ए। तो शून्यकों का जो गुणनफल होगा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, और शून्यकों का योगफल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। तब आप इस प्रकार से देख के लिख सकते हैं कि सी क्या है और ए क्या है। तो ये तो हम इसमें भी सेम है ना। तो एक में याद रखना कि इसको ये दोनों सेम रहता है और ऊपर बी रहता है, तो लास्ट में इसमें सी रहता है, ठीक है। पहले नीचे देखिए दोनों में सेम सेम है, तो ये है इसमें भी ए है और ऊपरे माइनस बी है, इसमें भी ऊपरे सी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऊपरे माइनस बी नीचे हो जाएगा ए, ठीक है। इसमें होगा सी और ए। तो देखिए सी कोची होता है, तो सी होता है अचर पद, ठीक है। सी कोची होता है अचर पद, नहीं जो लास्ट फॉर्म में होते हैं, यानी सी कोची हो गया अचर पद, ठीक है, अचर पद हो गया। और ए कोची है तो एक्स स्क्वायर के गुणांक है, ठीक है। तो इस प्रकार से द्विघात बहुपद में इस पर जो है फॉर्म पर जो है क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं, इस दोनों फॉर्म में दो क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो इसको हम आगे फिर से बोल लेते हैं, शून्य का योग पूछेगा तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए इसको होता है। इसको जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ज्यादा दिमाग देना नहीं है, लेकिन हमको ये वाला चाहिए, ठीक है। इसको हम बता दें कि ए और बी सी कहाँ से आएगा, तो वही गुणांक और इसको बोलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से शून्यकों का गुणनफल पूछेगा तो अल्फा इंटू बीटा, और शून्यकों का योगफल पूछेगा तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। योग माने प्लस, गुणनफल माने गुना हो जाता है। तो इस प्रकार से दिक्कत नहीं होना चाहिए कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। आगे हम पढ़ लेते हैं, त्रिघात में भी कभी कभी पूछ देता है। देखिए अभी तो 10th लेवल का जो एग्जाम हो रहा है वो में नॉर्मली क्वेश्चन डाल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि उसमें हार्ड क्वेश्चन देगा तो त्रिघात बहुपद से भी कुछ क्वेश्चन डाल देते हैं, उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन में है, ठीक है। तो इस प्रकार से त्रिघात देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। त्रिघात बहुपद, ठीक है। त्रिघात बहुपद तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें भी होता है 3 फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। इसमें जो है 3 फॉर्म होगा, क्योंकि द्विघात में 2 शून्यक होते हैं और त्रिघात में कितना शून्यक हो जाएगा, 3 शून्यक हो जाएगा। तो इसमें 3 फॉर्म हो जाएंगे। जिस प्रकार से देखिए इसमें भी होगा शून्यकों का योग, यानी इसमें है माइनस बी बाई ए, इसमें जो है शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए। इसी प्रकार से होगा इसमें जो है 3 डायमेंशन के लिए होगा, जैसे इसमें भी होगा कि शून्यकों का योग, ठीक है। योगफल भी लिख सकते हैं, योगफल इसमें लिख देते हैं, योगफल, ठीक है। तो योगफल देखिए इसमें जो है, देखिए बहुपद त्रिघात में शून्य की संख्या 3 होगा, यानी हल 3 होंगे। तो इसमें शून्यक माने आंसर, हल बोले हैं कि हल जो होता है 3 आएंगे, यानी हल को ही हम शून्यक बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें शून्यक कितने होंगे, 3 होंगे। तो देखिए इसमें जो 2 शून्यक था तो इसको अल्फा बीटा माने थे, आप कुछ भी मान सकते हैं, कभी ए बी सी भी दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम मेनली मान लेते हैं कैसे कि एंगल को दिखाने के लिए जैसे थीटा लेते हैं, इसी प्रकार से इसका कुछ रूल्स है, ठीक है। तो इस प्रकार से शून्यकों का योग इसमें हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मान लेते हैं, ठीक है। वाई की तरह लिख सकते हैं, नॉर्मली लिखा जाएगा, उल्टी वाई लिखते हैं, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा, क्योंकि 3 शून्यक है। तो शून्यकों का योगफल बराबर कुछ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं है, ये इसको अगर 2 फॉर्म याद है तो ये अभी तीनों याद हो जाएंगे इसी प्रकार से, ठीक है। शून्यकों का योगफल इसमें भी है, शून्यकों का योगफल इसमें भी है, इसमें अल्फा प्लस बीटा, इसमें अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि 3 होता है तो गामा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका सूत्र वही होता है माइनस बी बाई ए, तो इसमें कोई तो दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। इस प्रकार से शून्यक का योगफल इसमें भी माइनस बी बाई ए, और शून्यक का गुणनफल इसमें भी सेम ही होगा, ठीक है। देखिए शून्यकों का गुणनफल, देखिए
तो इसमें शून्य के जिस प्रकार से गुणनफल था तो इसमें दो दो टर्म के था, दो गो था तो दो टर्म था, लेकिन इसमें तीन गुना होगा शून्य तो इस पर तीन टर्म हो जाएंगे। ठीक है, जैसे इस प्रकार से पूछे कि अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा बीटा गामा प्लस हो जाए गामा अल्फा। ठीक है, तो इस प्रकार से पूछ देता है। तो ये देखिए ये पूछेगा कि दो शून्यकों का गुणनफल हमको चाहिए, त्रिघात बहुपद में देगा। अब पूछेगा कि दो शून्य के गुणनफल बराबर कितना होगा, तो त्रिघात समीकरण देगा। ठीक है, त्रिघात समीकरण देगा। जैसे त्रिघात बहुपद के लिए कौन सी था, ax³ था प्लस bx² था प्लस cx था और प्लस d था, मैंने प्लस माइनस के खेला है, इसमें कुछ भी रह सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें तीन आंसर आते हैं। इस इक्वेशन को जब हम हल करना सीखेंगे तो इसमें जो है 9th में आप हल भी किए होंगे कि इसमें तीन इक्वेशन आते हैं, यानी कि इसमें जो है तीन आंसर आते हैं। ठीक है, और इसमें जो है दो आंसर आते हैं, रैखिक में एक आंसर आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझेंगे कि इसमें तीन आंसर आते हैं, तो उसी आंसर यानी कि हल को ही हम क्या करते हैं, शून्य के चाहे हल कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से शून्यकों का गुणनफल जो होगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू अल्फा और फिर अल्फा गामा इंटू अल्फा। ठीक है, तो यह दो टर्म पूछेगा, एक तीन टर्म पूछता है। ठीक है, तो दो टर्म वाला का गुणनफल जो होता है हो जाता है इस प्रकार से c/a। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यह जो इसमें जो है उसमें भी यही है। ठीक है, जैसे शून्यकों का योगफल दो टर्म के लिए अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, उसी प्रकार से तीन टर्म के लिए शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो उसी का भी माइनस b/a। ठीक है, तो इसका भी सेम, इसका भी सेम। फिर उसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, कुछ हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। उसी प्रकार से दो शून्यकों का अगर पूछेगा, दो शून्यकों का गुणनफल तो अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा और गामा, गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसको हो जाएगा c/a। ठीक है, c/a हो जाएगा। किंतु इसमें एक डिफरेंट और आ जाता है, कुछ तो होगा अलग। ठीक है, जैसे देखो पूछेगा शून्यकों का गुणनफल। अभी हम बनाएंगे इसको क्वेश्चन को, तब हमको पता चलेगा, तो अभी तैयार कर रहे हैं। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल अगर थ्री टर्म्स वाला आएगा तो इसको हम समझेंगे। तो देखिए इसको अल्फा बीटा इंटू गामा, इसको थ्री टर्म वाला आ गया, तो इस प्रकार से याद रखना है। दोनों तो याद हो गया, अल्फा प्लस बीटा 20 बार हम बोल चुके होंगे, ताकि आपको याद हो, ताकि इसी पर क्वेश्चन आते हैं आप फंसेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों पर जो है क्वेश्चन आना ही आना, इसको हम कम से कम 10 बार रिपीट कर चुके हैं। अब लास्ट है कि शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। इस शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा c/a। उसी प्रकार से दो टर्म के लिए अगर आएगा, थ्री टर्म के लिए भी दोनों सेम होते हैं। ठीक है, थ्री टर्म में भी दो सेम होते हैं। ठीक है, शून्यकों का योगफल इसमें भी था, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा गामा माइनस b/a, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा, बीटा अल्फा और गामा अल्फा जो हो जाएगा कुछ हो जाएगा c/a। दोनों टर्म सेम है, लेकिन इसमें याद रखना माइनस d/a हो जाता है। ठीक है, क्या होता है माइनस d/a। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको लास्ट वाला का याद कर लेंगे। ठीक है, इसको याद कर लेंगे। ये थ्री वाला डायमेंशन वाला में, थ्री मतलब थ्री बहुपद में, थ्री घात वाले बहुपद में कुछ दिक्कतें होती है, लेकिन किस में दिक्कत होती है, तो गुणनफल में दिक्कत होती है, और वह थ्री वाला में, टू वाला में वो सेम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से थ्री वाला में जो है माइनस d/a हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अचर चर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम लिख सकते हैं कुछ सभी का फॉर्म को। तो इस प्रकार से इसको जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे एक और लास्ट पॉइंट है, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। आप सारे चैप्टर के जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब सॉल्व इसी पर होगा, लेकिन आप घबरा जाते हैं, इसको अच्छी तरह से समझते नहीं है। जब भी अगर सोल्यूशन करेंगे आपको सूत्र ही नहीं याद रहेगा तो आप सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में हम बताना चाहते थे कि अगर आप कोई भी स्टूडेंट हो, अगर इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखे होंगे, आप इसको याद होगा, याद हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। किंतु इस वीडियो में कितना हुआ, 2 3 यानी 3 से 5 पॉइंट्स लिखे हैं। अगर ये आपको 5 पॉइंट्सों को अच्छी तरह से नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, अगर याद हो गए तो इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं होने लगा, क्योंकि जैसे ही हम सोल्यूशन इसको देंगे तो आपसे ये पूछने वाले हैं। ठीक है, तब ये पूछेंगे तब आपको पता चले कि नहीं, इस टर्म के आगे जो है इसके अलावा कोई संख्या जो है, इसके गुण के अलावा कोई संख्या नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको सोल्यूशन जब देंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, इसको लास्ट पॉइंट है, एक आता है क्वेश्चन कि द्विघात बहुपद के फॉर्म में कैसे बनेंगे, यानी कि इसका
अल्फा बीटा दे देगा, ठीक है, शून्य किसका दे देगा और उसको पूछेगा कि द्विघात बहुपद बनाए, ठीक है, यानी कि इसका आंसर दे देगा और उसको द्विघात बहुपद बनाना होगा। यह बहुत टफ होता है लेकिन इसमें कुछ होता नहीं है, ठीक है। इसमें एक हम शॉर्ट फॉर्म याद सूत्र याद कर लेंगे, एक्स होता है एक्स स्क्वायर, क्योंकि द्विघात के लिए आता है, किसके लिए आता है, द्विघात के लिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा माने क्वेश्चन दे देगा कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग अगर कुछ भी दे देगा और शून्यकों का गुणनफल भी कुछ दे देगा। अब वो पूछेगा कि हमको बहुपद चाहिए, ठीक है। इसको हम अगर क्लियर करते हैं तो देखिए इसका सूत्र याद करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, एक्स लगा लेंगे और इसमें मिडिल में जो है नेक्स्ट में लास्ट में अल्फा इंटू बीटा लिख देंगे, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। अगर इक्वेशन के रूप में हमको सजाना होगा तो आप जीरो लेके भी सजा सकते हैं, तथा नॉर्मली फॉर्म इस फॉर्म में भी आपको आ जाएगा, ठीक है। अगर अगर भिन्न के रूप में आ जाएगा यानी बाटा के रूप में अगर दिया होगा इक्वेशन शून्य यानी कि गुणनफल भागफल, तब उसको हम जीरो लगा के इक्वेशन के रूप में जीरो देके सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम समझेंगे इसको आगे, ठीक है। इसको हमको याद रखना है कि अल्फा कुछ होता है एक एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस होता है और लास्ट में माइनस होता है, ठीक है। शुरू मेरा आदमी कुछ भी काम करता है तो उसको जोश के साथ करता है, तो उसी प्रकार से आगे प्लस होगा और लास्ट में माइनस होगा, निगेटिव साइन होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए आगे हम पढ़े थे प्लस, लास्ट में पढ़े थे गुणनफल, तो उसी प्रकार से आगे प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस आगे पढ़े तो आगे जब प्लस होगा आगे गुणनफल पढ़े थे फिर गुणनफल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सूत्र लास्ट है यही सूत्र, इसको हमको दे देगा। देखिए एक हम क्वेश्चन इस पर निकाल लेते हैं। देखिए जैसे अगर कहे कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा नहीं लिखेगा, बस केवल कह देगा कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिए हुए, क्रमशः माने होते हैं लगातार, माने आगे शून्य के योग लिखा है तो शून्य के योग हो जाएगा और गुणनफल लिखा है तो गुणनफल हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे पूछ देगा कि शून्यकों का योग अगर मान लीजिए कि 4 दे दिया, ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल अगर मान लीजिए 3 दे दिया है, तो इसको हमको द्विघात बहुपद तैयार कीजिए। तो इसको लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए शून्यकों का योगफल देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से हम याद करवा देते हैं, देता है इसी प्रकार से जस्ट एकदम सेम होता है कि द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 4 और 3 है, चाहे कुछ भी दे, अब उसको लिए त हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करें, ठीक है। तो 4 ऑप्शन रहेंगे, दिखा लेते इस पर। देखिए योगफल ही पूछेगा, तो योगफल बने को चाहिए अल्फा प्लस बीटा है। मान लिया जाए कि शून्य के योगफल पूछेगा, तो योगफल के लिए कुछ चाहिए अल्फा प्लस बीटा। अगर मान लिया -4 दे दिया है और शून्य का गुणनफल क्या होता है, शून्य का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अगर मान लिया कुछ भी दे देगा, ठीक है, अब उसको हमको इक्वेशन को बदलना होगा तो कैसे बनेगा। तो इस प्रकार से इसके जगह पर हम ये वाला रखेंगे और इसके जगह पर ये वाला रखेंगे, इस समीकरण में मान पुट करके एकदम आंसर आ जाएगा। ये देखिए तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा की जगह -4 रख लेंगे, तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस ले लेंगे आगे, और जब -4 ले लेंगे, देखिए एक्स गुना में है तो इसको एक्स गुना में कर लेंगे, और माइनस जो है माइनस ले लेंगे, 3 है तो 3 ले लेंगे, इसके जगह पर 3 है, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 ले लेंगे। तो इस प्रकार से और एक टर्म लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4x माइनस 3। तो इस प्रकार से इक्वेशन हमारा आ गया, यानी बहुपद जो है हमारा आ गया। तो इस प्रकार से इस टाइप को पूछता है। तो इस प्रकार से आगे इसको नोट्स को बना दे, फिर इसमें जो है धीरे धीरे टर्म को हम समझाएंगे एक टाइप पर, कि इस पर मैथ का इक्वेशन देंगे और उसको जो है हल करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए वीडियो के लिए समाप्त करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।